नमस्कार। दूसरा पहलू में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल महाजन। दूसरा पहलू में आज बात करेंगे ट्रेन हादसों के पीछे साजिश की और ऑनलाइन गेमिंग और गैम्बलिंग की। पहले बात ट्रेन हादसों की। कानपुर और अजमेर में ट्रेनों को बेपटरी कर बड़े हादसे की साजिश रची गई। कानपुर में ट्रैक से गैस सिलेंडर, बारूद, पेट्रोल बम और माचिस बरामद हुआ, जबकि अजमेर में बड़ा सीमेंट का पत्थर मिला। हादसों की पीछे साजिश जो है उसका एक आतंकी एंगल भी सामने आ रहा है। आशंका है कि कट्टरपंथी गैंग ट्रेन हादसों के जरिए बड़े जान माल के नुकसान की साजिश रच रहे हैं। इस खबर का दूसरा पहलू ये है कि आतंकी संगठन ट्रेनों को इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि ट्रेनों को निशाना बनाना आसान है। सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी की वजह से जिहादी गैंग आतंकी हमलों में लगातार नाकाम हो रहे हैं, इसीलिए ट्रेनों को निशाना बना रहे हैं। साजिश के पीछे आईएसआईएस और आईएसआई का भी हाथ हो सकता है। दूसरी खबर में बात करेंगे ऑनलाइन गेमिंग और गैम्बलिंग की। ऑनलाइन गेमिंग से जीएसटी कलेक्शन में 412% का इजाफा हुआ है। इस खबर ने सभी को हैरान कर दिया है। 6 महीने में ही कैसीनो और ऑनलाइन गेमिंग से 6,909 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। ये कलेक्शन बताता है कि देश में ऑनलाइन गेमिंग और गैम्बलिंग का मार्केट कितना बड़ा है। इस खबर का दूसरा पहलू ये है कि ऑनलाइन गेमिंग में फंसकर युवा अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। जल्द पैसा कमाने के चक्कर में मोबाइल गेम की लत का शिकार बन रहे हैं। इससे उनका मानसिक स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है और वो अपनी गाड़ी कमाई भी गंवा रहे हैं। इंडियन रेलवे देश की लाइफलाइन है। आज भी हर रोज 2 करोड़ से ज़्यादा लोग ट्रेनों से सफ़र करते हैं। देश में करीब 1,26,000 किलोमीटर का ट्रेन ट्रैक बिछा है। इतने लंबे ट्रैक की सुरक्षा बड़ी चुनौती है, इसलिए ट्रैक को टारगेट करके ट्रेनों को डिरेल करना जिहादी तत्वों के लिए बेहद आसान है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से ट्रेनों को टारगेट किया गया है, कानपुर से अजमेर तक ट्रेन हादसों की साजिश रची गई है, वो बड़ी आतंकी साजिश की ओर इशारा करती है। पहले देखिए ये रिपोर्ट। मैंने साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के समय भी कहा था, ये संजोग नहीं है, ये संजोग नहीं है, ये एक प्रयोग है। ये निश्चित तौर पर एक आतंकवादी गतिविधि है। रविवार को कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को डीरेल करने की बड़ी साजिश रची गई। ट्रैक से पेट्रोल बम, गैस सिलेंडर, माचिस और बारूद बरामद हुआ। साथ ही मिठाई का खाली डब्बा भी मिला। मौके से बरामद विस्फोटक सामग्री बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। यूपी पुलिस के साथ एनआईए भी मामले की जांच कर रही है। दूसरी तरफ सोमवार को अजमेर में भी रेलवे ट्रैक पर 70 किलोग्राम वजन का पत्थर रखा गया और ट्रैक को ब्लॉक करके ट्रेन को पलटने की साजिश रची गई। घटना सराधना बांगड़ स्टेशन के बीच हुई है। उत्तर प्रदेश एटीएस ने कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को डीरेल करने की साजिश को लेकर 12 लोगों को हिरासत में लिया है। आतंकी साजिश की आशंका को देखते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने भी जांच शुरू कर दी है। एनआईए के अधिकारियों ने एटीएस से पूरी घटना की जानकारी ली है। और चूंकि महत्वपूर्ण घटना है तो कई संस्थाएं अपना अपना काम कर रही हैं। इसी बारे में अभी आपने देखा मीटिंग हुई है। इसमें आप देख रहे हो, आप आरपीएफ भी आई हुई है, एटीएस के भी टीम आई हुई, सिविल पुलिस भी लगी हुई थी, आईबी की टीम भी आई हुई है। तो हम लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, सबको अपना अपना टारगेट है, अपना सब हम लोग लगे हुए हैं। कालिंदी एक्सप्रेस से पहले इंटरसिटी भी उसी ट्रैक पर गुजरी थी, तब ट्रैक पर कुछ नहीं था। कानपुर पुलिस का साफ कहना है कि ट्रैक को क्षतिग्रस्त करके आग लगाने की प्लानिंग थी, लेकिन सिलेंडर में ब्लास्ट नहीं हुआ, जिससे साजिश कामयाब नहीं हुई। ये निश्चित तौर पर एक आतंकवादी गतिविधि है। ऐसी गतिविधियों पर रोक लगनी चाहिए और जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो इतने बड़े घटना को अंजाम देने का जो लोग प्रयास कर रहे थे, उनको खोजकर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। अजमेर में मालगाड़ी बेपटरी करने की साजिश की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है।
हैरानी की बात यह है कि पिछले 6 दिनों में रेलवे को 6 बार टारगेट किया गया है। कानपुर और अजमेर से पहले 4 सितंबर 2024 को वाराणसी में वंदे भारत पर पत्थर फेंके गए। 5 सितंबर 2024 को हजारीबाग में वंदे भारत पर पथराव हुआ। 5 सितंबर 2024 को कोल्हापुर के कुड्रुवाड़ी में ट्रैक पर फाउलिंग मार्क स्लैब रखा गया। 7 सितंबर 2024 को इंदौर जबलपुर एक्सप्रेस के 2 कोच डिरेल किए गए। पिछले महीने 16 अगस्त को भी कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस को डिरेल किया गया था। ट्रैक पर बड़ा पत्थर रखा गया था जिससे ट्रेन के 22 कोच पटरी से उतर गए थे। उस हादसे के पीछे भी रेल मंत्री ने साजिश की आशंका जाहिर की थी और उत्तर प्रदेश ATS के साथ IB ने जांच की थी। इसके बाद 24 अगस्त की रात फर्रुखाबाद में ट्रैक पर लकड़ी के 4.5 फीट लंबे मोटे मोटे लट्ठे रखे गए थे जिससे पैसेंजर ट्रेन का इंजन टकरा गया था। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। आमतौर पर एक सुपरफास्ट ट्रेन में 1000 से 1500 यात्री सफर करते हैं। अगर कोई ट्रेन हादसा होता है तो सैकड़ों लोगों की जान जा सकती है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर रेल के साथ मौत का खेल आखिर कौन खेल रहा है? क्या इसके पीछे कोई बड़ा आतंकी मॉड्यूल काम कर रहा है? अभी जो साक्ष्य मिले हैं उसको सिक्योर किया गया है, उसका परीक्षण भी होना है। बाकी संदिग्ध लोगों को उठा करके पूछताछ भी करेंगे। CCTV कैमरा दिखवा दे रहे हैं। जहाँ जहाँ भी गैस एजेंसी है वहाँ से हम ले रहे हैं फुटेज वगैरह। ये सिलेंडर कहाँ से बिका, कहाँ से गया, मिठाई की दुकान का रैपर आया है वो कैसे आया। अभी जो साक्ष्य मिले हैं उसको सिक्योर किया गया है, उसका परीक्षण भी होना है। सुरक्षा एजेंसियां आतंकी साजिश से इनकार नहीं कर रही हैं। संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पिछले दिनों पाकिस्तान में बैठे रामेश्वर कैफे ब्लास्ट के मास्टरमाइंड फरहतुल्लाह गौरी ने एक वीडियो जारी किया था और इंडियन मुस्लिम यूथ से रेल पटरी उड़ाने को कहा था। देखिए फरहतुल्लाह गौरी का वायरल वीडियो। फौज और पुलिस के सहूलती निज़ाम को तबाह करना, हमलो नकल के ज़राए यानी ट्रांसपोर्ट को तबाह करना, रेलवे लाइन को सबोताज करना, इस तरह के अमल से दुश्मन को इक़्तिसादी नुकसान भी पहुंचेगा और इनके अंदर अफरा तफरी फैलेगी। फरहतुल्लाह गौरी के इस वीडियो के बाद इस आशंका को बल मिलता है कि रेल हादसों के लिए पटरियों पर बड़ी साजिश रची जा रही है। हो सकता है कि इसके पीछे पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी भी शामिल हों। कालिंदी एक्सप्रेस को डीरेल करने की साजिश में कुछ ऐसा ही शक जाहिर किया गया है। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश ATS को इसमें आतंकी संगठन IS के खोरासान मॉडल का हाथ होने का शक है। इस मॉड्यूल से जुड़े लोग खुद को कट्टरपंथी बनाकर हमलों को अंजाम देते हैं। ATS सूत्रों का कहना है कि इसी मॉड्यूल के आतंकी इस तरह के हमले करते रहे हैं। 1917 में भी मध्य प्रदेश में ऐसे हमले हो चुके हैं। खोरासान मॉड्यूल का एक आतंकी सैफुल्ला लखनऊ में एनकाउंटर में मारा गया था। उसके पास से भी सिलेंडर और IED मिला था। कानपुर के जाजमऊ से इसी केस में कई आरोपियों को पकड़ा गया था। इसके अलावा IS और ISI के कहने पर भी ऐसे हमले किए जा सकते हैं। कट्टरपंथियों के साथ साथ पैसों के लिए भी कुछ शातिर लोग ऐसे हमलों को अंजाम दे सकते हैं। ये प्रयोग है रेल जिहाद के ऊपर, क्योंकि इस बार जो कालिंदी एक्सप्रेस, इसमें तो रेल के ड्राइवर को धन्यवाद देना चाहिए। उसने हादसा होने से बचा लिया, नहीं तो सिलेंडर रखा, बगल में बारूद रखा, बगल में पेट्रोल रखा, माचिस रखा। ये रेल जिहाद है, टूल किट है। मैं आरोप लगाता हूं इस टूल किट का मास्टरमाइंड कांग्रेस समर्थक ही कांग्रेस ही है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां एक्शन में हैं। NIA अपने स्तर पर मामले की जांच करेगी। उत्तर प्रदेश ATS और कानपुर पुलिस भी संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि जिस इलाके में ये घटना हुई है वहाँ देश के अलग अलग हिस्सों से जमात के लोग धार्मिक यात्रा के मकसद से आते हैं। हो सकता है कि घटना में जमात के किसी सदस्य का हाथ हो, लेकिन जांच पूरी होने और पक्के सबूतों के मिलने से पहले कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। सवाल ये है कि आखिर ट्रेनों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्यों बार बार ट्रैक पर पत्थर, लकड़ी और ऐसा सामान मिलता है? इसका दूसरा पहलू यह है कि सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी की वजह से कट्टरपंथी संगठन देश में बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं।
पाकिस्तान में बैठे आतंकियों की साजिश कामयाब नहीं हो रही, इसलिए कुछ युवाओं को भड़काकर ट्रेनों को टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि ट्रैक को नुकसान पहुंचाकर ट्रेन को डिरेल करना आसान है और इससे बड़ी आसानी से मास अटैक को अंजाम दिया जा सकता है। कानपुर, फर्रुखाबाद, अजमेर से लेकर जबलपुर तक ट्रेन टारगेट पर है। यात्रियों से भरी ट्रेनों को पलटाकर बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। जरा आंकड़ों पर गौर करिए। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद देश भर में 8 ऐसी घटनाएं हुई थी जिनमें पटरियों पर रॉड, बोल्डर और अवरोधक रखे गए थे। साल 2024 में अब तक 14 रेल हादसे हो चुके हैं। 5 रेल हादसे तो पिछले महीने ही हुए हैं। 17 अगस्त को कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया। 20 अगस्त को जबलपुर में एक पैसेंजर ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश हुई। 22 अगस्त को अलीगढ़ और 23 अगस्त को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में भी इस तरह की घटना हुई। सभी घटनाओं में साजिशकर्ताओं का एक ही मकसद था, किसी भी तरह से ट्रेन को बेपटरी करके बड़े रेल हादसे को अंजाम देना, ताकि बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो और सरकार सवालों के घेरे में आए। यही वजह है कि साजिश के पीछे आतंकी संगठनों और कट्टरपंथियों का हाथ होने का शक गहरा गया है। एक सिलेंडर डैमेज पोजीशन में मिला है और कुछ और मटेरियल भी, ऑब्जेक्टेबल मटेरियल मिला है। सभी की जो है समीक्षा की जा रही है और इसमें जो है वो रेलवे अथॉरिटीज़ ने जो हमें कम्युनिकेट किया, उसके आधार पे हम लोग जो है वो नियमानुसार इसमें जो कठोरतम कार्रवाई अमल में लाएंगे। जिस तरह से ट्रेन को पलटाने की कोशिश करें, क्या उससे आतंकी साजिश की बू नहीं आ रही है? अभी सभी बिंदुओं पर जो है वो हमारी टीमें जांच कर रही हैं और जो हमारी फोरेंसिक की टीम है वो बहुत डिटेल्ड में जो है वो पूरे घटनास्थल को बारीकी से देख रही है। अब इस खबर का दूसरा पहलू समझिए। आखिर ट्रेनों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? इसके पीछे कई वजह हैं। सरकार के कड़े एक्शन और सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी की वजह से कट्टरपंथियों की साजिशें नाकाम हो रही हैं। आतंकी साजिश के अंजाम तक पहुंचने से पहले ही एजेंसियां मॉड्यूल का खुलासा कर देती हैं। आईबी और एनआईए सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर लगातार नजर रख रही हैं। बड़े आतंकी हमलों के लिए बहुत ज्यादा विस्फोटक और प्लानिंग की जरूरत होती है, जबकि कट्टरपंथियों के लिए ट्रेनों को टारगेट करना बहुत आसान है। कुछ युवाओं को भड़काकर उन्हें कुछ पैसों का लालच देकर इस तरह के लोन वुल्फ अटैक को अंजाम दिया जा रहा है। ट्रेनों को इसीलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि 1,26,000 किलोमीटर लंबे ट्रैक की सुरक्षा बेहद मुश्किल है। रात के अंधेरे में ट्रैक पर साजिश करने वालों को पकड़ना सुरक्षा एजेंसियों के लिए मुश्किल होता है। मोदी सरकार के आने के बाद देश में आतंकी घटनाएं बहुत कम हो गई हैं। पाकिस्तान में बैठे जिहादी अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो रहे हैं, लिहाजा वो खुरासान मॉडल के जरिए इस तरह के हमले करवा रहे हैं जिसका बड़ा नुकसान हो। पिछले महीने आतंकवादी फरहतुल्लाह गौरी ने टेलीग्राम पर अपना जो वीडियो जारी किया था, उसमें 3 बड़ी बातें गौर करने वाली हैं। पहली, वो भारत में पटरियों को क्षतिग्रस्त कर बड़े ट्रेन हादसों की साजिश रच रहा है। दूसरी, भारत में सत्ता बदलने के लिए बड़े फिदाइन हमले करना चाहता है। तीसरी, लोन वुल्फ अटैक, जिसमें एक आतंकवादी बिना किसी बाहरी निर्देश के छोटे हमलों को अंजाम देता है। आतंकवादी फरहतुल्लाह गौरी भारत का मोस्ट वांटेड है और बेंगलुरु के रामेश्वर कैफे में हुए ब्लास्ट का भी मास्टरमाइंड है। शातिर आतंकी साल 2002 में गुजरात में अक्षरधाम मंदिर में हुए हमले में भी शामिल था। एक बार फिर उसने बड़े आतंकी हमलों के लिए दिल्ली, मुंबई, पुणे और उत्तर प्रदेश में नेटवर्क खड़ा किया था, लेकिन पिछले दिनों खुफिया एजेंसियों ने उसका नेटवर्क तोड़ दिया और कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आतंकी हमले में नाकाम रहने पर फरहतुल्लाह अब छोटे हमलों और ट्रेनों को टारगेट करने के लिए कट्टरपंथी युवाओं को उकसा रहा है। लॉजिस्टिक यानी फौज और पुलिस के सहूलती निज़ाम को तबाह करना, हमलो नकल के ज़राए यानी ट्रांसपोर्ट को तबाह करना, रेलवे लाइन को सबोताज करना, इस तरह के अमल से दुश्मन को इक़्तिसादी नुकसान भी पहुंचेगा और इनके अंदर अफरा तफरी फैलेगी। मुसलमानों के खिलाफ हिंदुत्व के लीडरों को फर्दन फर्दन निशाना बनाना निहायत अहम और ज़रूरी होगा। वो दहशतगर्द जो मुसलमानों के खिलाफ माली माविनत करते हैं,
उन्हें भी नुकसान पहुंचाना, उनकी तिजारतों को, उनके मराकज़ को नुकसान पहुंचाना हमारे लिए ज़रूरी होगा। देश में ट्रेनों को टारगेट करने की साजिश पहली बार नहीं रची गई है। इससे पहले जनवरी 2016 और अप्रैल 2016 के बीच भी ट्रेनों को बेपटरी करने की कई साजिशें रची गईं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में ट्रैक पर गड़बड़ी की 20 घटनाएं हुई थी। इसमें 18 एफआईआर दर्ज हुई। कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक को आरी से काटा गया था। मिर्जापुर में रेलवे ट्रैक को 3 बार निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। चंदौसी में 8 और 14 फरवरी 2017 को 2 बार रेलवे ट्रैक काटा गया। इन सभी मामलों की जांच आतंकी एंगल से भी हुई, लेकिन सबूतों के अभाव में जांच बेपटरी हो गई। दरअसल साजिशकर्ता ऐसे इलाकों पर ट्रैक को टारगेट करते हैं जहां वो किसी की नज़र में ना आए। ज़्यादातर ऐसी घटनाएं रात के अंधेरे में रची जाती हैं, जिससे आरोपियों को पकड़ना सुरक्षा एजेंसियों के लिए मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं ऑनलाइन गेमिंग और गैम्बलिंग की। सोमवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। इस दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि अक्टूबर 2023 से 6 महीने में ऑनलाइन गेमिंग से जीएसटी कलेक्शन में 412% का इजाफा हुआ है। सीतारमन ने कहा कि 28% जीएसटी लागू होने के बाद कैसीनो और ऑनलाइन गेमिंग से 6,909 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। जीएसटी का ये कलेक्शन बताता है कि देश में ऑनलाइन गेमिंग और गैम्बलिंग का मार्केट कितनी तेजी से फल फूल रहा है। पहले देखिए ये रिपोर्ट। देश में ऑनलाइन गेमिंग और गैम्बलिंग का क्रेज युवाओं में सर चढ़कर बोल रहा है। आपको याद होगा, अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 7 ऑनलाइन गेमर्स से मुलाकात की थी। ये गेमर्स थे नमन माथुर, अनिमेश अग्रवाल, मिथिलेश पाटनकर, पायल धारे, अंशु बिष्ट, तीर्थ मेहता और गणेश गंगाधर। सोशल मीडिया पर इन गेमर्स के फॉलोअर्स लाखों में हैं। गेमर्स से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर वीडियो गेम्स बनाने की जरूरत है। इससे समाज में जागरूकता भी फैलेगी और बच्चे अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में भी जानेंगे। हमारे देश में क्रिएटिव की दृष्टि से गेम की दुनिया में कंट्रीब्यूशन कितना होगा? पिछले 2 साल में जो कंटेंट बन रहा है इंडिया में यूट्यूब पे, वो बहुत नेक्स्ट लेवल बन रहा है। लाइक सब ऑफकोर्स लोगों के पास फोन्स आ गए हैं, सबके पास अभी इंटरनेट एक्सेस आ गया, तो हम लोग ऐसा नया नया कंटेंट देख रहे हैं इंडिया में जो आई थिंक वर्ल्ड में किसी ने बनाया नहीं है। मैं शौक हो जाता हूँ कि इंडिया में इतना सस्ता है, इतना मतलब अच्छा है। इवन फॉर एग्जाम्पल अगर गेमिंग बाजू में रखी तो एग्जाम्पल यूपीआई भी इट्स ऑल्सो सिस्टम जो बाहर इतना अच्छा नहीं, मतलब कोई सिस्टम नहीं है जो इंडिया में। इट्स अ ब्लेसिंग। ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के सवाल पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि गेमिंग को किसी बंदिश की जरूरत नहीं है, इसे रेगुलेट करना ठीक नहीं होगा। अब ऑनलाइन गेमिंग और गैम्बलिंग से जीएसटी कलेक्शन को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है, उसने सभी को हैरान कर दिया है। 1 अक्टूबर 2023 को ऑनलाइन गैम्बलिंग, गेमिंग और कैसीनो पर जीएसटी 18% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया था। अक्टूबर 2023 के बाद 6 महीने में ऑनलाइन गेमिंग से जीएसटी कलेक्शन में 412% का इजाफा हुआ है। सिर्फ 6 महीने में जीएसटी कलेक्शन 6,909 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जबकि नोटिफिकेशन जारी होने से पहले ये 1,349 करोड़ रुपए था। टैक्स का ये कलेक्शन बताता है कि देश में किस तरह ऑनलाइन गेम्स का मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। देखिए, जहां तक भारत सरकार का सवाल है, मुझे नहीं लगता है कि सरकार ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देना चाहती है। ये हमें जीएसटी काउंसिल के डिसीजन से पता लगता है, जो कि अगस्त 23 में उनकी मीटिंग हुई थी। गेमिंग पे जो बेटिंग होती है उसके फुल अमाउंट के ऊपर जीएसटी लगाया गया, न कि गेमिंग की ग्रॉस रेवेन्यू के ऊपर। तो जहां तक सरकार का सवाल है, मेरा ख्याल से बाय इंक्रीजिंग द टैक्स सरकार गेमिंग को, ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा नहीं दे रही है या कम करना चाहती है। 1 अगस्त 2023 को जीएसटी काउंसिल ने साफ कर दिया था कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को 28% टैक्स का भुगतान करना होगा। इसके लिए केंद्रीय जीएसटी कानून में भी संशोधन किया गया था। आइए आपको दिखाते हैं कि देश में ऑनलाइन गेमिंग का मार्केट कितना बड़ा है और ये किस तेजी से बढ़ रहा है। साल 2022 में गेमिंग का मार्केट 2.6 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जबकि 2016 में ये सिर्फ 54.30 करोड़ डॉलर का था।
2027 तक ये 4 गुना बढ़कर 8.6 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। अरबों का बाजार होने के बावजूद ऑनलाइन गेमिंग पर कंट्रोल के लिए कोई कानून नहीं है। ऑनलाइन गैम्बलिंग और ऑनलाइन गेमिंग के बीच क्लियर कानूनी अंतर भी नहीं है, जिसकी वजह से अधिकांश ऑनलाइन गेमिंग पोर्टल अभी भी सट्टेबाजी या गैम्बलिंग में शामिल हैं। अप्रैल में गेमिंग और गैम्बलिंग के सवाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इसे अलग अलग करने की जरूरत है और गेमर्स की जिम्मेदारी है कि इन दोनों के बीच के अंतर को बच्चों को समझाएं। गेमिंग के दरमियान कुछ और आपने कहा और एक स्पार्क कर गया, ऐसा कोई याद आता है? मेरे तो लाइव चैट में आया था, एक लड़का बोला था कि मेरा ब्रेकअप हो गया, तो मैंने बोला था कोई बात नहीं, तेरा भाई तेरे साथ है। देखिए, मान लीजिए कि मैं एक बिल्कुल स्टूडेंट हूँ और मुझे कुछ मालूम नहीं है ये गेमिंग की दुनिया क्या है। परसेप्शन का ही मुझे पता है कि ये बच्चे टाइम खराब करते हैं, पता नहीं दिन भर उसी में बैठा रहता है। मुझे याद है मैं परीक्षा पे चर्चा कर रहा था, तो मैंने ऐसे कहा कि ये कुछ बच्चे ने मुझे उलट पुलट पूछा, मैंने कहा तो ये पबजी वाला लगता है, ये पबजी वाला है क्या? वो तो मोमेंट था सर, जब आपने ये पबजी वाला है बोला था, तो मैं उस समय पबजी में ही रिप्रेजेंट कर रहा था इंडिया को, और मेरे रिलेटिव्स तब मेरे को ऐसे मम्मी को कॉल करके बोल रहे थे कि ये नमन को बोला था क्या। देश में ऑनलाइन गेम्स खेलने वालों की संख्या साल 2022 में 50.7 करोड़ के करीब पहुंच गई है। इसके साथ ही भारत दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल गेम खेलने वाला देश बन गया है। साल 2021 में ये संख्या 45 करोड़ थी। एक मोटे अनुमान के अनुसार ऑनलाइन मोबाइल गेम्स खेलने वालों की संख्या 2025 तक 70 करोड़ तक पहुंच जाएगी। पिछले साल सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नए नियम जारी किए थे और सट्टेबाजी से जुड़े गेम्स को प्रतिबंधित कर दिया था। सरकार ने सट्टेबाजी और जुए से जुड़े विज्ञापनों के खिलाफ भी चेतावनी जारी की थी और सट्टेबाजी से जुड़े प्लेटफॉर्म्स को बढ़ावा नहीं देने की सलाह दी गई थी। ऑनलाइन गेमिंग से भी ये जीएसटी बढ़ाने के बावजूद भी सरकार की ओवरऑल रेवेन्यू में काफी बढ़त आई है। तो ये क्योंकि ये हैबिट है और जो भी गलत चीजें हैं उसमें आदमी का ध्यान ज्यादा जाता है, स्पेशली बच्चों का, यंग लोगों का, और इसमें काफी फैमिलीज बर्बाद हो रही हैं। लेकिन सरकार को कमाई भी चाहिए, रेवेन्यू भी चाहिए, इसलिए ये चीज चल रही है और बढ़ रही है। सरकार ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें किसी भी तरह के बैटिंग यानी जुए और गैम्बलिंग वाले गेम्स का प्रचार नहीं करने के लिए कहा था। लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में ऑनलाइन गेम्स गैम्बलिंग में संलिप्त हैं। इस खबर का दूसरा पहलू ये है कि ऑनलाइन गेमिंग और गैम्बलिंग की लत युवाओं को बर्बाद कर रही है। कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में युवा ऑनलाइन गेमिंग के दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। मोबाइल फ़ोन के जरिए ऑनलाइन गैम्बलिंग की प्रवृत्ति एक बीमारी बनती जा रही है। पैसों के लालच में युवा हर वक्त मोबाइल गेम में लगे रहते हैं, जिससे उनका मानसिक स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। कई बार ऑनलाइन गेम के चक्कर में लाखों रुपए गंवाने की खबरें सामने आ चुकी हैं। टैक्स से हो रही मोटी कमाई के चक्कर में सरकार भी इस पर रोक नहीं लगा रही है। जल्द पैसा कमाने के चक्कर में युवा ऑनलाइन गेमिंग और गैम्बलिंग के चंगुल में फंसकर अपना सब कुछ गंवा रहे हैं। शहरों कस्बों के साथ अब गांवों में भी ऑनलाइन गेम और गैम्बलिंग का जुनून सर चढ़कर बोल रहा है। करोड़पति बनने का सपना पाले युवा हर वक्त मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेलते नजर आते हैं। ये लत अब बीमारी का रूप लेने लगी है। पिछले दिनों सामने आई कुछ खबरों पर नजर डालिए। बीते 17 मई को प्रयागराज में युवक ने ऑनलाइन गेम से मोटा पैसा कमाने के चक्कर में 32 लाख रुपए गंवा दिए। जून के महीने में बलिया में छात्र ने ऑनलाइन गेम के चक्कर में मोटा पैसा गंवा दिया। पिता ने डांट लगाई तो फांसी लगाकर जान दे दी। फतेहपुर में मर्चेंट नेवी में तैनात एक युवक ने ऑनलाइन गेम में पिता के 50 लाख रुपए गंवा दिए। ऐसी खबरें रोज सामने आती हैं। ऑनलाइन गेमिंग और गैम्बलिंग लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रही हैं और मोटे टैक्स के लालच में सरकार इन्हें रेगुलेट करने के लिए कोई कानून नहीं बना रही। बिना मेहनत शॉर्टकट से करोड़पति बनने की चाहत में युवाओं को ऑनलाइन गेमिंग की लत लग चुकी है। लग्जरी लाइफस्टाइल और महंगे शौक पूरे करने की चाहत में युवा ऑनलाइन गैम्बलिंग के जाल में फंस रहे हैं।
गैम्बलिंग भारत में गैर कानूनी है, लेकिन ऑनलाइन गैम्बलिंग पैसे लगाने का एक ग्रे एरिया बना हुआ है। तमाम परिवारों की शिकायत है कि ऑनलाइन लूडो, फ्री फायर, रमी, रूलेट, ब्लैक जैक, इंडियन फ्लैश जैसे तमाम गेम युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने एक उल्लेख किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग से होने वाले राजस्व में करीब 412% का पिछले 6 महीने में इजाफा हुआ है और ये करीब 6,909 करोड़ की इनकम है हमारे इंडियन गवर्नमेंट को। तो जहाँ भारत सरकार को इतनी मोटी कमाई हो रही हो, तो क्या वो लोगों के होने वाले फाइनेंशियल लॉसेस या उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे परिणाम या बच्चों का जो एजुकेशन से ध्यान भटक रहा है, इसके मद्देनजर इन गेमिंग ऐप्स को बंद करेगी या नहीं, ये बात देखने वाली होगी। आर्थिक नुकसान के साथ ऑनलाइन गेम एक मानसिक बीमारी भी बन चुके हैं। देश में 50 करोड़ से ज्यादा लोग इस वक्त ऑनलाइन गेम खेलते हैं। क्रिकेट समेत कई खेलों में भी ऑनलाइन टीम बनाने और पैसे लगाने का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी खबर जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट पिला देगी और आप कहेंगे ईमानदारी और इंसानियत आज भी जिंदा है। खबर गुरुग्राम की है, जहां एक ऑटो ड्राइवर ने हीरों के पेंडेंट और कीमती गहनों से भरा बैग उस महिला को उसके घर जाके लौटा दिया जिसका वो बैग था। दरअसल हुआ यूं कि एक महिला ऑटो पर सवार हुई। ऑटो से उतरते वक्त उसने गलती से अपना बैग ऑटो में ही छोड़ दिया। बैग में आधार, पैन, क्रेडिट और डेबिट कार्ड जैसे ज़रूरी दस्तावेज थे। इसके अलावा हीरे की पेंडेंट वाली सोने की चेन के साथ कुछ और कीमती सामान था। महिला ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। पीड़ित परिवार ने मान लिया कि अब उनका बैग और सामान वापस नहीं मिलेगा, लेकिन ऑटो ड्राइवर ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। महिला ने यूपीआई से ऑटो वाले को पेमेंट किया था, जिसके ज़रिए ऑटो ड्राइवर ने महिला को फ़ोन किया, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। इसके बाद ऑटो ड्राइवर किसी तरह तलाश करते हुए बैग लेकर महिला के घर पहुंच गया। उसे देखकर पीड़ित महिला की आंखों में आंसू आ गए और उन्हें भरोसा नहीं हुआ कि बैग वापस मिल गया है। सर, जब गुमा तब यकीन नहीं हुआ, जब मिला तब यकीन नहीं हुआ, बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि ऐसे होता है। और सबसे बड़ी बात, पुलिस स्टेशन आके मदद मिल गई, इतनी तमीज से बात हुई, सब कुछ फॉलो हुआ प्रोसीजर, ये भी यकीन नहीं हुआ। तो ये मेरा रिस्टोर करता है फेथ। मतलब हमको लगता है कि हाँ, पुलिस वाले सच में बहुत मददगार हैं आज की टाइम पे, जब हम उनको गलत समझते हैं। एंड ऐसे ऑटो वाले भी हैं जो इतना गरीबी का वक्त है, लेकिन तब भी लोग इतना पैसा देखते हुए भी आकर आपको सामान वापस करके जाते हैं। तो मैं जितना हो सका अपनी तरफ से मैंने उनको दिया एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ भगवान की, पुलिस वालों की और ऑटो वाले की कि उन्होंने मेरे साथ मतलब गलत नहीं होने दिया। दूसरा पहलू में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे शाम 7 बजे कुछ और खबरों और उनके दूसरे पहलुओं के साथ। तब तक मुझे यानी राहुल महाजन को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इंडिया डेली पर अभी बाकी हैं कई और खबरें।